हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत कर रही हूँ। और इसमें आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर। और ये पेपर हुआ था दिसंबर 2018 में। तो इसका जो फर्स्ट पेपर है उसी को हम केवल सॉल्व करेंगे। आज वीडियो डालने में मुझे काफ़ी लेट हो गया है, तो केवल यही वीडियो मैं आज अपलोड करूँगी। तो चलिए अपने पेपर पर चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मोबाइल पर आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक और आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ से जो दिसंबर 2018 से पेपर जो हुआ था, वहाँ से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने शुरू हुए थे। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का ही पेपर है। तो और इसमें कुल 50 क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रही हूँ। और अगर आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव में कुल 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम केवल इसमें हिस्ट्री का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अदर जो सीरीज़ चल रही है उसमें। तो इसमें चलिए फर्स्ट पेपर पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है, निम्न में से कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक है? तो मुख्य व्यवहार का संकेतक है विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में संलिप्तता। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से कथन मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में है? नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए तथा उत्तर दीजिए। तो इसमें से जो हम चयन करेंगे वो हो जाएगा ए, फिर बी और डी। केवल स्वल्प अधिगम कार्यों जिनमें थोड़े से प्रश्न ही विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हों के आधार पर बड़े अनुक्षेत्र को आच्छादित कर लेना। फिर बी है, अधिगम के सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद कर सकने पर जोर। डी है, निर्वाचन के लिए सुपरिभाषित समूहों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय 1 में शिक्षण तथा अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं तथा समुच्चय 2 दिया गया है। उनमें उदाहरण तथा महत्व दिए गए हैं। दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और सही कूट चुनकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला समुच्चय देख लेते हैं। शिक्षण तथा अधिगम स्तर दिया हुआ है, दूसरे में उदाहरण और महत्व दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग इसे हमें आपस में मैच करना है। तो सबसे पहले है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर को हम करेंगे थर्ड पॉइंट से, तथ्यों को स्मरण करने एवं उन्हें पहचानने की प्रक्रिया सुकर बनाता है। स्मृति स्तर। अवबोध स्तर को हम कर लेंगे नंबर 4 से, संबंध तथा अर्थ देखने की संभावना को बढ़ाता है। विमर्शी स्तर को हम करेंगे नंबर 1 से, आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक अंतः विनिमय को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित सूची से शिक्षक एवं विद्यार्थियों को प्रतिबद्ध क्षेत्र में पहचान कीजिए और सही कूट का चयन एवं उत्तर दीजिए। तो चलिए इसमें सही उत्तरों का हम चयन करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा ठीक से करो उपागम। इसके बाद हम रखेंगे डी, सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता। और इसके बाद हम रखेंगे निष्पक्ष, यानी एफ को, निष्पक्ष वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान। तो इसमें हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ए, डी और एफ। नीचे देख लेते हैं, ए, डी और एफ। ए, डी, एफ, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस शोध पद्धति में स्वतंत्र चर का चयन किया जाना चाहिए, न कि नियंत्रित चर का चयन? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा कार्योत्तर पद्धति, यानी
ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सूची में से कौन सा कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है? उत्तर के लिए सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और जो शोध के बारे में उपयुक्त परिभाषा देता है केवल हमें उसी का चयन करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा शोध का अभिप्राय बार बार खोजना है। इसमें बी होगा, शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। फिर शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है। फिर इसके बाद हम लेंगे शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। तो बी, सी और ई हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी सी और ई नीचे देख लेते हैं। बी सी ई मतलब 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी स्थिति को सृजनात्मक ढंग से देखने तथा समझने की क्षमता शोध के किस चरण पर सर्वाधिक प्रासंगिक है? तो ये प्रासंगिक है शोध परिकल्पना एवं उसके परीक्षण की पद्धति के प्रतिपादन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस क्षेत्र में शोध नीति का बड़ा महत्व है? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कूट दिए गए हैं, इनमें से ही हमें चूज करना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा प्रदत्त संकलन में, इसके बाद लेंगे आधार सामग्री विश्लेषण में, और फिर हम लेंगे शोध प्रबंध, शोध लघु प्रबंध के लेखन में। तो ए, सी और ई नीचे ऑप्शन चेक करते हैं। ए, सी और ई ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शोध प्रमाण प्रस्तुत करने एवं इसे अन्य के साथ साझा किए जाते समय शोध के निम्न में से किस प्रकार की शोध प्रकारता में प्रस्तुत की शैली वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा कारणावेशी तुलना आधारित कार्योत्तर अध्ययन में। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी क्लियरिटी नहीं हो रही होगी, तो आप खुद से भी इसे स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति अप्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा देगी? तो अप्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा देगी, ये हो जाएगा प्रतिभाग आधारित परियोजनाएं। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो हमें पैरा को पढ़कर देना है। तो एक बार पैरा हम पढ़ लेते हैं। मानव जीवन की प्रकृति को रेखांकित करने में हमें केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिन्हें हम सफलतापूर्वक कर लेते हैं, बल्कि हमें उन स्वतंत्रताओं पर विचार करना चाहिए जो विभिन्न जीवन शैलियों को चुनने की वस्तुतः प्राप्त हैं। जीवन शैली के चयन में प्राप्त आज़ादी हमारे हित में महत्वपूर्ण अवदान कर सकती है, किंतु हित के परिप्रेक्ष्य से परे जाने पर स्वतंत्रता अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाती है। चयन करना तथा तर्क कर सकने की गुंजाइश मानव जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। वस्तुतः हमें अपने हितों पर ही ध्यान रखने की बाध्यता नहीं है। हमें क्या अनुसरण करना चाहिए या हमारे स्वविवेक पर निर्भर है। इस बात पर बल देना महत्वपूर्ण है, यह दिखाने के लिए कि हमारे लक्ष्य एक निष्ठ रूप से केवल अपने हित साधन से भिन्न है। हमें कोई महान नेता बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारी स्वतंत्रता तथा क्षमता भी हमारे लिए मूल्यवान है, अंततः क्षमताओं के अनुरूप, न कि उनकी उपयोगिता या सुख देने की क्षमता पर सामाजिक उपलब्धियां मिली हुई हैं। प्रथमतः इस परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन को एक व्यापक
व्यापकता प्राप्त हो जाती है, जिसमें लोगों को संपूर्ण आज़ादी उपलब्ध है। सापेक्ष उस स्थिति के जिसमें उपयोगिता के अतिरिक्त अन्य पक्षों की उपयोगिता होती है। आज़ादी का एक दूसरा महत्वपूर्ण आयाम भी है, और वह यह कि जो हम करते हैं उसके लिए हम स्वयं जवाबदेह हैं। चयन की पद्धति द्वारा हमें यह निर्णय करने का अवसर मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु इस अवसर की सुलभता के साथ साथ यह जवाबदेही भी बनती है कि हमें किस सीमा तक चयन के विकल्प को ढूंढने की आज़ादी है। यतः समर्थ कुछ करने की शक्ति है, अस्तु इस समर्थ में प्रसूत जवाबदेही की शक्ति उस सामर्थ्य के परिप्रेक्ष्य का अंग है, और यह कर्तव्य उस मांग का मार्ग प्रशस्त करती है जिसे सामान्य रूप से इसे परिमाण निरपेक्ष मांग कहा जा सकता है। यह अभिकर्ता केंद्रित सरोकार तथा सामर्थ्य आधारित उपागम के नियतार्थ के मध्य व्यापित है। सामाजिक उपलब्धि का यह परिप्रेक्ष्य हमें उन मुद्दों की ओर ले जाएगा जो विश्व की न्यायिक औचित्य की मुख्य मुद्दे हैं। तो यहाँ पे हमारा पैरा फिनिश हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। अपने हित के परिप्रेक्ष्य से परे जाने के लिए, ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हमें हमारे अपने हित पर ध्यान देने के परे क्यों सोचना चाहिए? तो क्यों सोचना चाहिए? तो इसमें हमारा आंसर बन जाएगा इस बात का महत्व समझना कि हमारे लक्ष्य स्वहित से भिन्न हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से किसका महत्व नहीं है? तो किसका महत्व नहीं है? तो उपयोगिता का महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता का अंतर्निहित पहलू क्या है? तो अंतर्निहित पहलू है जवाबदेही, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश का केंद्रीय भाव है, तो गद्यांश का जो केंद्रीय भाव निकल रहा है वो हो जाएगा सभी को न्याय दिलाने की आवश्यकता, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखे तो इसके परिणाम क्या होगा? परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो इसमें परिणाम स्वरूप होगा इसमें हो जाएगा चयनात्मक अभिमुखीकरण, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। कक्षागत संप्रेषण को विद्यार्थी द्वारा संदेशों का स्पष्ट विसंकेतन कहा जाता है, करेक्ट है। और अतिशय में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर ये वाला बन जाएगा। 1 नंबर ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा की गई अभिव्यक्ति में होने वाले क्षणिक परिवर्तन कहलाता है। तो होने वाला क्षणिक परिवर्तन क्या कहलाता है? सूक्ष्म क्षणिक संचालन, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षागत संप्रेषण की प्रक्रिया के सही विसंकेतन अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो जो सही अनुक्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, इंद्रिय सन्निकर्ष निर्वाचन मूल्यांकन प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पे आपस में सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। समुच्चय 1 को समुच्चय 2 से हमें सुमेलित करना है। तो संप्रेषण के प्रकार दिए हैं और दृष्टांतीकरण दिया गया है। रेखीय संप्रेषण, रेखीय संप्रेषण हो जाएगा यहाँ पर
कक्षा में शिक्षक एक संरचित विषय प्रस्तुत करता है। फिर अंतर क्रियात्मक संप्रेक्षण। अंतर क्रियात्मक संप्रेक्षण जो है ये हो जाएगा नंबर थर्ड से, एक महाविद्यालय प्राचार्य अपने अभिकर्मियों की समस्या समझने हेतु उसकी बैठक बुलाता है। और क्रियान्वित संप्रेक्षण को हम कर लेंगे नंबर 3 से, नंबर 4 है, महाविद्यालय में शिक्षक एवं विद्यार्थियों उधम मचाते हैं। तो क्रियान्वित संप्रेक्षण हो जाएगा। यहाँ एक गलती एक हो गई है, मिस्टेक दिख रही है, इसमें जो हो जाएगा ये यहाँ पर होना चाहिए, क्रियान्वित संप्रेक्षण नंबर 1 से होना चाहिए। सदस्यों को दिए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें करेक्शन कर लीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए का हम सेकंड करेंगे, फिर बी का हम थर्ड करेंगे और सी का हम 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे संख्या अनुक्रम दी गई है 5, 19, 49, 101, 181, 295 x। फिर यहाँ पे मान हमें बताना है में पद x का क्या है। तो इसमें जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 449। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर दिया गया है यदि NTA 14 तथा NTA 15 5 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसका योग 157229 हो तो NTA का मान होगा। तो जो मान इसमें निकल कर आएगा वो हो जाएगा 21 का, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ए की माता बी की बहन है और सी की बेटी है डी। यहाँ बी की बेटी तथा ई की बहन है, सी का ई से क्या रिश्ता है। तो रिश्ता आप अगर निकालेंगे ब्लड रिलेशन में तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आएगा नानी का। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आपने हाल ही में किसी नए कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है। जब आप अपने घर से 5 किलोमीटर घंटे की चाल से चलते हैं तो आप 15 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाते हैं, और यदि आप 3 किलोमीटर घंटे की चाल से चलते हैं तो आप 9 मिनट देर से कार्यालय पहुंचते हैं। आपके घर से कार्यालय की दूरी है। तो इसका जो उत्तर निकलेगा वो हो जाएगा 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 है। प्रश्न चिन्ह और क्वेश्चन मार्क दिया गया है के स्थान पर सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प को इसमें से चुनना है। तो इसमें जो सही विकल्प आएगा 42 दिया है, 26, 71, 78, 33, 16, 62 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसमें हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 38। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। वह प्रतिज्ञप्ति गुच्छ जिसकी संरचना कुछ अनुमान दर्शाती है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है तर्क वाक्य। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पर आधार वाक्य वाले क्वेश्चन आ गए हैं। नीचे 2 आधार वाक्य दिए गए हैं। इन आधार वाक्यों से 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। उन कूटों का चयन करें जो प्रामाणिक रूप से निकाले गए हैं। आधार वाक्यों को अकेले या संयुक्त रूप से लेते हुए निष्कर्ष या निष्कर्षों को दर्शाइए। तो आधार वाक्य देखते हैं। सबसे पहले आधार वाक्य दे रहा है कुछ फूल लाल होते हैं। फिर दूसरा है सभी गुलाब फूल होते हैं। और यहाँ पे जो आधार वाक्य निकल रहा है कुछ गुलाब लाल होते हैं, कुछ लाल वस्तुएं फूल होती हैं, कुछ फूल गुलाब होते हैं, सभी गुलाब लाल होते हैं। तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। कुछ लाल वस्तुएं फूल होती हैं और कुछ फूल गुलाब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न 4 कथन ए बी सी डी पर विचार कीजिए। निम्न में से किस कूट में केवल सही कथन
समष्टि, मतलब जो करेक्ट है केवल उससे ही हमें पहचानना है। वेन आरेख संकेतन की स्पष्ट पद्धति है, सही बात है। तो ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। किसी निरूपाधिक आधार वाक्य के मानक रूप में आरेखन हेतु 3 अति व्यापन वृत्त खींचे जाते हैं, ये गलत दे रहा है। और किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य के परीक्षण हेतु 2 अति व्यापन वृत्त खींचे जाते हैं, ये गलत है। और वेन आरेख किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य की प्रामाणिकता के परीक्षण की एक पद्धति है, ये सही है। तो हमारा जो आंसर बनेगा ए और डी, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि यह प्रतिज्ञप्ति की कोई कुत्ता चौपाया नहीं है गलत हो तो निम्न में से किस प्रतिज्ञप्ति के निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है? तो सही होने का दावा किया जा सकता है, इसमें से हम देखते हैं। इसमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा, कुछ कुत्ते चौपाया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि, तो अप्रामाणिक है यदि इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। यहाँ पर तालिका आधारित क्वेश्चन आ गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 31 से हमें 35 तक यानी 5 क्वेश्चंस तालिका के आधार पर देना है। निम्नलिखित तालिका में 5 विद्यार्थी ए के 6 विषयों यानी S1 S6 में प्राप्तांक के प्रतिशत को दर्शाया गया है। सभी विषयों में S1 S6 के अधिकतम अंक क्रमशः 80, 75, 100, 120, 125 और 150 है। नीचे दिए गए तालिका के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के 31 से 35 तक हमें उत्तर देने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्तांक अंकों का प्रतिशत दिया गया है, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा, और इधर विद्यार्थी दिए गए हैं और इनके अंक इसमें दिए गए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे उत्तर देखना है। आप वीडियो पॉज करके इस अंक तालिका का अच्छे से निरीक्षण कर सकते हैं। हम सीधे आंसर पे चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है यानी क्वेश्चन नंबर 31, विद्यार्थी ए द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है लगभग। तो लगभग इसका जो प्रतिशत निकलेगा वो हो जाएगा 70%, यानी ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विद्यार्थी ए का विषय S3 तथा S4 के कुल प्राप्तांक तथा विद्यार्थी ई का विषय S3 तथा S4 के कुल प्राप्तांकों का अंतर है। तो जो अंतर इसमें निकलेगा वो हो जाएगा 32, यानी ऑप्शन 4 हमारा इसमें करेक्ट होगा। विषय S6 के सभी 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत प्रतिशत है। तो इसका औसत हमें निकालना है, और तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा 71%। ऑप्शन 1 हमारा इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विषय S1 में सभी 5 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत। तो S1 में जो सभी विद्यार्थियों का औसत निकलेगा वो हो जाएगा 48। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विषय S3 तथा S1 के सभी 5 विषयों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंतर है। तो इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वो हो जाएगा 108, 108। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे से कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर के संबंध में अल्पतम रूप में मेल खाता है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 LCD, यानी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, अमित ने एक DVD RW या DVD R
में से किसी एक के उपयोग का निर्णय किया। उन कथनों को चुनिए जो भंडारण उपकरणों के मामले में सही है। तो इसमें जो सही हो रहे हैं वो हो जाएगा क्यू और आर। क्यू में आ जाएगा डीवीडी आर पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, और आर आ जाएगा डीवीडी आर डब्ल्यू पर अनेक बार लिखा जा सकता है। तो इसमें जो हमारा उत्तर बन रहा है क्यू और आर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित सूची में कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों को दर्शाया गया है। इन्हें अंतर्निहित जियोग्राफिकल स्पेस के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आरोही बढ़ते हुए क्रम में हमें इसे व्यवस्थित करना है। तो उसमें सबसे जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा नंबर 4 पे जो दिख रहा है लेन, LAN, MAN मैन, फिर WAN। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर पेरिफेरल्स कंप्यूटर से जुड़े बाह्य उपस्कर होते हैं। किस किस सूची में केवल इनपुट पेरिफेरल्स दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं माइक्रोफोन्स, ट्रैक बॉल, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। यानी इसमें ऑप्शन हमारा 3rd करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 पे भी एक स्प्रेड शीट दी गई है MS एक्सेल को, और इसे पढ़िए और इसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट दिख रही है आपको, A, B और C दिया गया है। तो उसका एनालाइज कर लीजिए। सेल B2 में समीकरण इज इक्वल टू A2 + B1 दिया गया है। इसके बाद समीकरण को कॉपी किया जाता है, B3, B4 और B5 में पोस्ट कर दिया जाता है। B5 का मान क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे B5 का हमें मान बताना है। इसमें 56 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2004 में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में आए सुनामी का कारण था। तो इसका जो प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है भूकंप। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उस श्रृंखलित प्रक्रिया को आरंभ करती है जिसमें ओजोन टूटता है? तो ओजोन टूटता है, ये हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 43। अंतः श्वसन तथा भोजन के माध्यम से भारी मात्रा में सीसा यानी PB के प्रभाव में रहने से क्या होता है? तो मानसिक मंदता आती है, उच्च रक्तचाप होता है, केंद्रीय स्नायु तंत्र में विकार होता है। तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44। मानव जनसंख्या जिसमें जन-की परिवर्तन हो रहा है, सामान्यतः निम्न में से किसमें सबसे पहले ह्रास होता है? तो इसमें सबसे पहले ह्रास होता है मृत्यु दर में। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45। किसी नदी के इर्द गिर्द की पारिस्थितिकी तंत्र जहां बांध बनाने से क्षतिग्रस्तता होती है, ये करेक्ट होगा। और रीज़न दे रहा है विशाल जल राशि में वह क्षेत्र डूब जाता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो बनेगा वो बन जाएगा सेकंड A, R दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 46। व्यवहारगत क्रियाजन्य अनुभव के लिए सबसे अधिक गुंजाइश किसमें है? तो सबसे अधिक गुंजाइश होती है कार्यशाला में। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। ज्ञान प्रसार के प्रति निम्न में से किसमें कम झुकाव है? तो कम झुकाव जिसमें होता है वो होता है क्षेत्रीय कार्य में, फील्ड वर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है। भारत में विश्वविद्यालय पद्धति में शिक्षकों की नियुक्ति तथा अनुमोदन के लिए निम्न में से किस निकाय को अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये अधिकार प्राप्त है प्रबंध मंडल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कार्यकारी परिषद और सिंडिकेट को।
क्वेश्चन नंबर 49, भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये जिम्मेदारी दी गई है या उत्तरदायित्व दिया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये लास्ट 50 क्वेश्चन है। भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो होते हैं विश्वविद्यालय का कुलपति। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2010 से पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था और काफ़ी आगे तक हम आ गए हैं। आज हम 2018 का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं और 19 का मैं पहले ही सॉल्व करा चुकी हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो पेपर सॉल्विंग का ये सीरीज़ है ये ख़त्म ही होने वाला है। एक और 2018 का पेपर बचा है तो वो मैं नेक्स्ट संडे को आपको प्रोवाइड करूँगी। और 19 का पेपर आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं और 2009 फिर पीछे 8 का इस तरह से पेपर और सॉल्व करके इसी प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।